नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। मैं अगली लड़ाई में भाग लूंगा। लिन फैन की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तेज थी कि सभी लोग उसे सुन सके। लिन फैन को देखकर सब लोग हैरान रह गए। वह तो चौथे लिंग स्तर की छिपकली से लड़ने की हिम्मत कर रहा था। वह तो बहुत छोटा था। पिंजरे में प्रवेश करने का साहस करने वाले सभी लोग खुद को बहुत शक्तिशाली साधक मानते थे। वे बेवजह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे थे, लेकिन उस छिपकली ने पहले ही 28 लोगों को मार डाला था। इसका मतलब था कि वह युद्ध में बहुत शक्तिशाली और निपुण थी। चौथे लिंग स्तर का एक साधक जो छिपकली से लड़ना चाहता था, वह बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। पांचवें लिंग स्तर के एक औसत साधक के लिए विजयी होना बहुत मुश्किल होगा। चौथे लिंग स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध कभी जीत नहीं सकता था। इसीलिए जीतने पर उन्हें मध्यम गुणवत्ता के 100 शुद्धता पत्थर इनाम के तौर पर दिए जाते थे। लिन फैन को खड़ा देखकर बाइजे मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि एक और सैन्य छात्र कैदी अखाड़े में मरने वाला है। कितनी अफसोस की बात है। हेइमो से लड़ाई से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। ये तो बेहद निराशाजनक है। पीले कपड़े पहने युवक ने हंसते हुए कहा। लिन फैन एक छिपकली को चुनौती दे रहा था, उसकी तो मौत पक्की थी। भिखारी के रूप में जन्मा, वह भिखारी के रूप में ही मरेगा। कुछ पवित्र पत्थरों के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालने का साहस करता है। वह न केवल अपनी जान गंवाएगा बल्कि अपने पास मौजूद कुछ पवित्र पत्थर भी खो देगा। लिन फैंग ने मुड़कर पीले कपड़े पहने उस युवक को चंचल अंदाज में देखा। कैदी अखाड़ा दो साधकों को मृत्यु तक युद्ध करने के लिए मंच प्रदान कर सकता है। क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं? लिन फैंग ने ऊंची आवाज में कहा, जिसकी गूंज पूरे अखाड़े में सुनाई दी। वह युवक इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था कि बहुत से लोग उसे सुन सकते थे, और लिन फैंग ने भी इतनी ऊंची आवाज में बोला कि देखने वाले चबूतरे पर बैठे सभी लोग उसे सुन सके। वह युवक स्तब्ध रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। लड़ना है क्या? बकवास करते रहते हो पर कुछ करने की हिम्मत नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक निकम्मा भी कायर हो सकता है, हैरानी की बात है। लिन फैंग ने गुस्से से कहा। पीले कपड़े पहने युवक भड़क उठा। उसे लगा कि सब उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे हैं, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह बुरी नजरों से लिन फैंग को घूर रहा था। बेचारा, कितना दयनीय है। वेन आओजू ने जोर से हंसते हुए कहा। उससे बात करते रहना व्यर्थ था क्योंकि उसमें कोई हिम्मत नहीं थी, इसलिए लिन फैंग ने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया और पिंजरे की सीमा की ओर बढ़ते हुए बूढ़े आदमी के करीब पहुंच गया। बूढ़े आदमी ने पिंजरे का दरवाजा खोला और लिन फैंग को अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही लिन फैंग को अचानक घुटन महसूस हुई। ऐसा लगा मानो पिंजरे में मौजूद सभी लोगों और जीवों की ऊर्जा उसे जकड़ रही हो। यह अनुभूति बेहद असहज थी। जब छिपकली ने लिन फैंग को आते देखा तो वह जोर से दहाड़ी। लिंग स्तर के खूंखार जानवर बहुत चालाक होते हैं। वे अपने दुश्मनों को पहचानना जानते हैं। उसे पता था कि अगर उसने लिन फैंग को नहीं मारा तो उसे खुद मरना पड़ेगा। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। वह धीरे धीरे और सावधानी से लिन फैंग की ओर रेंग रहा था। लिन फैंग ने छिपकली को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। लिन फैंग उदासीन और शांत दिख रहा था। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक छिपकली का विशालकाय शरीर हवा में उछला और पूरी गति से लिन फैंग की ओर उड़ गया। ये कुछ क्षण पहले रेंगने की तुलना में 1000 गुना तेज था। 8 विनाशकारी प्रहार। लिन फैंग ने अपने दोनों हाथों से प्रहार किया। लिन फैंग ने इस कौशल में महारत हासिल कर ली थी। एक ही प्रहार में वह चौथे लिंग स्तर के एक सामान्य साधक को मार सकता था। हैरानी की बात यह थी कि छिपकली ने लिन फैंग के हमले से बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपने पंजे खोलकर लिन फैंग के हमले को रोक दिया। वह लिन फैंग के हमले की शक्ति को कम करने में कामयाब रही। बेशक 8 वारों का यह हमला बेहद शक्तिशाली था और उस छिपकली के लिए इसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। फिर भी कुछ वार उसके शरीर पर लगे और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसने गुस्से में आकर बहुत जोर से दहाड़ा। हालांकि लिन फैंग को इस बात पर हैरानी हुई कि उसे जरा भी चोट नहीं आई। जैसा कि उम्मीद थी, इसकी रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, इसीलिए तो यह अब तक 28 साधकों को मार चुका है। लिन फैंग ने सोचा। उसने एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी आंखें और भी ठंडी होती गईं। यह देखना बेहद डरावना था। अचानक वह फिर से लिन फैंग की ओर झपटा। लिन फैंग ने अपने 8 विनाशकारी प्रहारों का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार ऊर्जा का प्रयोग किया, जिससे हवा में बवंडर उठ गए। ऐसा लग रहा था मानो छिपकली का शरीर उस ऊर्जा की शक्ति से दब रहा हो। अगर लिन फैंग इन पंजों के संपर्क में आ जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसी क्षण लिन फैंग सीधे छिपकली की ओर कूद पड़ा। वह छिपकली के हमलों की सीमा में आ गया था। उसने अपना हाथ भी थोड़ा ऊपर उठाया। वह क्या कर रहा है? क्या वह छिपकली के पंजों को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा है? वह पागल है। वह मरने वाला है। भीड़ में मौजूद लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। उनमें से अधिकतर लोग स्तब्ध थे। पहले हमले के बाद छिपकली के पंजों से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उसके पंजे अधिकांश तलवारों से भी अधिक तेज थे। अंततः लिन फैंग के हाथ छिपकली के पंजों तक पहुंच गए और अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी ने पूरे पिंजरे को भर दिया। भीड़ अचंभित थी। लिन फैंग को तो कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन छिपकली दर्द से चीख रही थी और चिल्ला रही थी। ये कैसे संभव है? उसका हाथ छिपकली के पंजों से भी तेज कैसे हो सकता है? भीड़ अचंभित थी। सभी लोग असमंजस में थे। लिन फैंग छिपकली के और करीब आता जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह छिपकली से आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहता था।
दोनों बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। ट्रैक, अचानक भूरे खून की एक धार हवा में फैल गई। छिपकली के शरीर पर एक बड़ा घाव था। कितना भयानक हमला था, और उसने ये सब सिर्फ अपने हाथ से किया। उसने तलवार की शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित किया और वो तलवार से भी तेज हो गया। भीड़ में मौजूद एक साधक ने कहा। भीड़ अचंभित थी। वो युवक सचमुच एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। लिंग ची के चौथे स्तर के कई साधकों ने जो पहले व्यर्थ ही करने की कोशिश की थी, लिन फेंग ने उसे अपने खाली हाथों से इतनी आसानी से कर दिखाया। ये देखकर बाइजे और पीले कपड़े पहने युवक दोनों आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लिन फेंग इतना शक्तिशाली होगा। जाहिर है उसने प्रवेश के दिन अपनी शक्ति छुपाई थी। बाइजे को ये बात हास्यास्पद लगी। उसे एहसास हुआ कि लिन फेंग कितना शक्तिशाली था। उस दिन जब भी लिन फेंग बोलता, वो उसे भिखारी कहता था। उस पल उसे समझ आया कि लिन फेंग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली साधक है। चाहे उसका परिवार उसे कितने भी संसाधन मुहैया करा दे, वह लिन फेंग को कभी नहीं हरा पाएगा। हालांकि लिन फेंग को यह नहीं पता था कि उस समय ये सब लोग क्या सोच रहे थे। वो बस छिपकली पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उस समय वह अपनी पूरी तलवार की शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर सकता था। यह उसके तलवार के हमलों जितना भयानक तो नहीं था, लेकिन फिर भी अत्यंत शक्तिशाली था। जब भी लिन फेंग का हाथ छिपकली को छूता था, अखाड़े में खून के छींटे उड़ने लगते थे। RRRRAA, अब मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद करता हूं, लिन फेंग ने मन ही मन सोचा। वह छिपकली के और करीब गया। पल भर में उसके हाथ से एक विशाल तलवार जैसी ऊर्जा निकली और एक ही वार में उसने छिपकली का सिर काट दिया और उसे उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला दी। सारी भीड़ अचंभित रह गई। वाह! भीड़ ने हैरानी से आह भरी और सोचा, कितना ताकतवर है। उसने तो अपने हाथ को ही तलवार बना लिया। तुम जीत गए। ये लो मध्यम गुणवत्ता के बीच शुद्धता पत्थर। पिंजरे में प्रवेश करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने लिन फेंग को शुद्धता पत्थर देते हुए कहा। लिन फेंग ने असभ्यता से पत्थर लिए और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखे बिना पिंजरे से बाहर निकल गया। लिन फेंग ने बगल में देखा जहां साधना करने वाले दास आपस में लड़ रहे थे। इस बार एक और साधना करने वाला दास मारा गया था। दोनों पक्षों को एक लोहे के फाटक से अलग किया गया था। यदि इसे खोल दिया जाता तो गुलाम और जानवर एक ही जगह पर एक साथ आ जाते। जब लिन फेंग पिंजरे के अंदर से बाहर आया तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत ही दमनकारी था। लिन फेंग अपनी सीट की ओर वापस बढ़ा, पीले कपड़े पहने युवक को उपहास भरी नजरों से देखा और फिर बैठ गया। पिंजरे के दोनों ओर दो बूढ़े आदमी एक नए खूंखार जानवर और एक नए गुलाम को ला रहे थे। गुलाम के बाल इतने बिखरे हुए थे कि उसके चेहरे के हाव भाव लगभग दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें थीं, जिनसे हर कदम पर धातु की तेज आवाज आती थी। अचानक गुलाम ने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक शब्द लिखा था, जून। उस शब्द ने उसका पूरा चेहरा ढक लिया था, जिससे उसके चेहरे की वास्तविक विशेषताओं को देखना मुश्किल हो गया था। उसकी पूरी शक्ल सूरत उसे बेहद क्रूर और घिनौना दिखाती थी। इसके अलावा उसकी दो काली आंखें उसे और भी क्रूर दिखा रही थीं। उसका चेहरा देखकर कोई भी कांप उठता था। कितनी ठंड है, भीड़ ने कहा। वे सब कांप रहे थे। साधना करने वाले गुलाम दिन रात लड़ते रहते थे। वे बेहद बलवान और युद्ध में माहिर योद्धा थे। इसलिए जब भी कोई साधना करने वाला गुलाम बंदीगृह से आता तो उसे खरीदने के इच्छुक लोगों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी। लिन फेंग ने भौहें चढ़ाईं। कितना क्रूर तरीका है। उसे पता नहीं था कि ये गुलाम कहां से आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर निशान लगाना सरासर अन्याय था। इससे उनके मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता था और वे जानवरों से बढ़कर कुछ नहीं रह जाते थे। वे कभी भी वास्तविक दुनिया में नहीं जी पाएंगे। वे हमेशा के लिए उस नरक में जीने के लिए अभिशप्त थे। वह गुलाम तीसरे लिंगची स्तर का है। वह 16 युद्ध जीत चुका है। अगर कोई उसे हराता है तो उसे 20 शुद्धता पत्थर मिलेंगे यदि वह तीसरे लिंगची स्तर से ऊपर का है, और 100 यदि वह तीसरे लिंगची स्तर या उससे नीचे का है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे पिंजरे में ले जाते हुए कहा। सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। उसने छिपकली से 12 युद्ध कम जीते थे, लेकिन अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराया था। वह एक अविश्वसनीय रूप से भयानक प्रतिद्वंद्वी था। बाइजे, तीसरे लिंगची स्तर के हो, तुम भी उसी स्तर के हो, पीले कपड़े पहने युवक ने कहा। बाइजे चौंक गया। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मैं जा रहा हूँ। पीले कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। बाइजे पिंजरे के किनारे की ओर चलकर अंदर बैठे बूढ़े व्यक्ति के पास गया। बाइजे ने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। बूढ़े आदमी ने बाइजे की ओर देखा और भौहें चढ़ाकर कहा, ये गुलाम बेहद ताकतवर है, क्या तुम वाकई पिंजरे में जाना चाहते हो? मुझे पूरा यकीन है, बाइजे ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए कहा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने बाइजे को पिंजरे में प्रवेश करने दिया। हम्फ, वेन आओजू ने दर्शक दीर्घा से कराहते हुए अपनी असंतोष व्यक्त किया। लिन फेंग भी हैरान था। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने बाइजे को चेतावनी दी थी कि यह एक खतरनाक लड़ाई है। जब वह छिपकली से लड़ना चाहता था तब बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, जबकि छिपकली बेहद ताकतवर थी। लिन फेंग, उस गुलाम की किस्मत खराब है, वेन आओजू ने कहा। लिन फेंग ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, यह अजीब है क्योंकि मैं बाइजे की ताकत जानता हूं और उसके पास कोई असाधारण शक्ति नहीं है, कुछ खास नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार सकता है। बाइजे कभी हार नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि कैदी अखाड़े का प्रभारी कौन है? वेन आओजू ने पूछा। लिन फेंग आश्चर्यचकित होकर बड़ी बड़ी आंखों से वेन आओजू को देखने लगा। कैदी अखाड़े का संचालन बाई वंश के हाथ में है। यहाँ सब कुछ उनके वंश द्वारा नियंत्रित होता है, वेन आओजू ने उदासीनता से कहा। लिन फेंग दंग रह गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बूढ़ा व्यक्ति बाइजे को चेतावनी दे रहा था, क्योंकि अखाड़े का संचालन उसी के वंश द्वारा किया जाता था। अगर बाइजे हार जाए तो क्या होगा?
वे सिर्फ प्रक्रिया देखते हैं, परिणाम नहीं, वे नाओजू ने रहस्यमय ढंग से कहा, मानो वह पृष्ठभूमि में चल रही बातों को समझ रही हो। उस समय बाइजे पिंजरे के लड़ाई वाले चरण में गुलाम का सामना कर रहा था। वातावरण में एक शक्तिशाली और तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ। गुलाम की आंखों में पशुवत भाव देखकर बाइजे कांप उठा। मर जा, साधना करने वाले दास ने चिल्लाकर कहा। फिर उसने तुरंत बाइजे पर हमला कर दिया। पिंजरे में प्रवेश करने वाला हर कोई उसे मारना चाहता था। अगर वह पिंजरे में प्रवेश करने वालों को नहीं मारता तो वे उसे मारने की कोशिश करते। उसके गले में बंधी जंजीरों से अचानक सीटी जैसी आवाज निकली। वह गुलाम एक घातक भले की तरह बाइजे की ओर कूद पड़ा। तूफान की आत्मा, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा जब उसने देखा कि बाइजे के शरीर के पीछे एक तूफान की आत्मा प्रकट हुई है। बाइजे बेहद घमंडी था और खुद को सच्चा प्रतिभाशाली समझता था, लेकिन लिन फैंग ने उसे हराने के लिए सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल किया। उसे अपनी आत्मा को मुक्त करने का भी समय नहीं मिला। उसे बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। लेकिन बाइजे की उम्र केवल 18 वर्ष थी। किसी और जगह होता तो उसे प्रतिभावान माना जाता। यून हाई संप्रदाय में भी यही हाल होता, लेकिन शाही शहर में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली कई युवा साधक थे। ऐसे में प्रतिभावान शब्द का प्रयोग बहुत सापेक्षिक था। गुलाम ने बाइजे की ओर देखा तक नहीं। उसकी जंजीरें अभी भी वातावरण को चीरती हुई सीटी जैसी आवाजें बिखेर रही थीं, मानो हवा को ही काट रही हो। कितना भयानक, बाइजे ने सोचा और कांपते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। उसी क्षण एक बेल का भ्रम बाइजे के शरीर के चारों ओर लिप गया। गुलाम भाले की तरह हवा में उड़ता हुआ बाइजे की ओर बढ़ रहा था। गुलाम ने जरा भी अनावश्यक हरकत नहीं की, वह सीधे शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। बाइजे एक घातक स्थिति में था। बाइजे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथों को हिलाने के लिए संघर्ष किया और अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जो बवंडर की तरह लग रही थी और पूरी गति से गुलाम की जंजीरों की ओर बढ़ी। अचानक बाइजे का दम घुटने लगा क्योंकि गुलाम ने अपने बेलनुमा मायाजाल में और भी अधिक शक्ति लगा दी थी, जो बाइजे के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। गुलाम ने अपनी बेलनुमा आत्मा की सहायता से हवा में अपनी उड़ान को नियंत्रित कर लिया था और उसका प्रक्षेप पथ हवा में एक पूर्ण चाप जैसा दिख रहा था। वह सीधे बाइजे की ओर बढ़ रहा था। कितना बलवान! भीड़ यह नजारा देखकर अचंभित रह गई। वह गुलाम बेहद बलवान था। उसकी हर हरकत एकदम सटीक थी। वह तेज, फुर्तीला और युद्ध में अनुभवी था। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे याद आया कि उसने पहले भी इस तरह की आत्मा देखी थी। हान मान के दोस्त पो जून के पास भी एक लता आत्मा थी। पो जून और गुलाम जून। लिन फैंग हैरान रह गया। वह उस गुलाम को ऐसे घूर रहा था मानो उसे कोई भयानक बात समझ आ गई हो। क्या यह महज संयोग था? कैसे उनका नाम एक जैसा हो सकता है और वे एक ही आत्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं? धमाका! बाइजे हमले से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी गुलाम आखिरकार उस तक पहुंच गया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई। दास स्तब्ध रह गया। उसने बहुत जोरदार हमला किया था, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं पाया था। उस हमले के बावजूद वह कैसे नहीं मरा? रुको! उसी क्षण वातावरण में एक तेज आवाज गूंजी। गुलाम चौंक गया, रुक गया और बूढ़े आदमी को घूरने लगा। ये लड़ाई यहीं समाप्त होती है, बूढ़े ने उदासीनता से कहा। भीड़ स्तब्ध रह गई। लड़ाई का अंत, युद्ध का अंत केवल मृत्यु से ही हो सकता था, यही नियम थे। इस लड़ाई के दौरान यह अचानक कैसे समाप्त हो सकता था? लगता है बूढ़े आदमी और मौजूदा प्रतिद्वंद्वी के बीच कोई रिश्ता है। भीड़ ने सोचा, खासकर तब जब उन्हें याद आया कि बूढ़े आदमी ने बाइजे को चेतावनी दी थी। यही एकमात्र संभावना थी। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, यहाँ कैसे समाप्त हो सकती है? भारी आवाज में गुलाम ने पूछा। वह बूढ़े आदमी को टकटकी लगाकर देख रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। एक गुलाम ने उसकी बातों का खंडन करने की हिम्मत कैसे की? चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा लक्ष्य पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा, बूढ़े ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए कहा। उस जानवर को छोड़ दो। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो अखाड़े के दूसरी ओर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकट हुआ। भीड़ उसे एक भयानक राक्षस जैसे जीव पर सवार देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसके 4 पैर थे और गर्दन में जंजीरें थीं। जून, ये सबसे खूंखार जानवर है और जब तक तुम इसके सामने हो तब तक शांत रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। आज तुम्हें इससे लड़ना होगा। अगर तुम जीतोगे तो जिंदा रहोगे, अगर हारोगे तो मर जाओगे, बूढ़े ने दुष्टता भरे लहजे में कहा। जून उसे घूर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह चाहता था कि जून इससे लड़े। वह बूढ़ा आदमी तो खुद एक जानवर था। जब उस जानवर ने ये शब्द सुने तो उसने अपना सिर उठाया और उस बूढ़े आदमी को निर्भीकता से देखा। स्थिति को देखते हुए अवलोकन मंच पर बैठे लिन फैंग ने एक अत्यंत शक्तिशाली और ठंडी ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। वह तीव्र हिमाक ऊर्जा मानो पृथ्वी की गहराई से आ रही हो। लिन फैंग के बगल में बैठी वे नाओजू बेहद हैरान थी। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया और उसने लिन फैंग की ओर देखा। कितनी ठंड है, वे नाओजू ने अपनी खूबसूरत स्त्री जैसी आंखों से लिन फैंग को देखते हुए कहा। लिन फैंग के शरीर से इतनी ठंडी ऊर्जा क्यों निकल रही थी? वे नाओजू ही नहीं बल्कि लियू फेग, जिंग यून, डुआन फेग और युआन शान समेत बाकी सभी लोग लिन फेग को घूर रहे थे। वे सभी उसकी ठंडी ऊर्जा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते थे। जैसे ही ऊर्जा उन तक पहुंची वे ठंड से कांप उठे। जिंग यून ने एक पल के लिए लिन फैंग की ओर देखा और फिर से उस राक्षस की ओर देखने लगी। उसने उस दैत्य के पैरों को देखा। उसके पैर जंजीरों से बंधे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके आगे के पैर असल में हाथ हो, इंसानी हाथ। साधना करने वाले दासों की तरह उसके चेहरे पर एक निशान था। उसके चेहरे पर हान लिखा हुआ था। जिंग यून को मानो पहले भी ऐसा हो चुका है। उसने उस जानवर को गौर से देखना शुरू किया और पाया कि वह लगभग इंसान जैसा दिखता है। हान मान, जिंग यून ने कहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। वह जानवर हान मान नहीं हो सकता, लेकिन लिन फैंग के शरीर से आ रही ठंडी ऊर्जा को देखते हुए जिंग यून को लगा कि उसका अनुमान सही ही था। वह कोई और हो ही नहीं सकता था। जिंग यून के चेहरे पर अचानक घृणा और क्रोध का भाव उभर आया। जानवरों का वह झुंड अचानक हान मान के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। जिंग यून की आवाज सुनकर वे नाओ जू ने कहा। वह जिंग यून के चेहरे के हाव भाव देखकर हैरान रह गया था। क्या तुम और लिन फैंग उस व्यक्ति को जानते हो? वे नाओ जू ने जिंग यून से पूछा। जिंग यून आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ हम करते हैं। वह हमारा अच्छा दोस्त है। जब बाकी लोगों ने जिंग यून की आवाज सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन फैंग इतना क्रोधित हो गया था कि उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा निकली थी। तो जिस आदमी को जानवर बना दिया गया था वह असल में लिन फैंग का दोस्त था। हाँ, ये लोग न सिर्फ दुनिया की हालत पर शिकायत करते हैं और कचरे पर तरस खाते हैं, बल्कि गुलामों से दोस्ती भी करते हैं। भिखारी तो अपने नाम के अनुरूप ही हैं। गुलामों से दोस्ती। हाँ, राजनीतिक छात्र लिन फैंग और बाकी लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने जिंग यून की बातें सुन ली थी। हाँ, उनके दोस्त के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है और उस पर एक आदमी सवार भी है। हाँ, पीले कपड़े पहने युवक ने कहा। लिन फैंग धीरे से मुड़ा और उसकी ओर देखा। अचानक पीले कपड़े पहने युवक का चेहरा पीला पड़ गया। वह भयभीत लग रहा था। वह कितना निर्दयी और बेरहम दिखता है। पीले कपड़े पहने युवक ने सोचा। लिन फैंग की आंखें भावहीन और निर्जीव थीं। पीले कपड़े पहने युवक ने दांत पीसते हुए कहा, गंदा भिखारी। उसकी आंखों के भाव देखकर वह एक पल के लिए लिन फैंग से डर गया था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? धमाका। लिन फैंग ने एक ही मुंह से कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखने के चबूतरे पर लगी सभी कुर्सियां ठोस पत्थर की बनी थीं। लिन फैंग ने एक ही बार में उन्हें चकनाचूर कर दिया। फिर वह पीले कपड़े पहने युवक की ओर चलने लगा। धमाका। लिन फैंग ने एक और सीट तोड़ दी। पीले कपड़े पहने युवक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण लिन फैंग उसके सामने आ पहुंचा। लिन फैंग ने उस युवक का गला पकड़ लिया। उसकी हरकत बिजली की तरह तेज थी, जिससे युवक को बचने का समय भी नहीं मिला। फिर लिन फैंग ने एक हाथ से युवक के शरीर को हवा में उठा लिया। पीले कपड़े पहने युवक लिन फैंग की पकड़ की ताकत से मुश्किल से सांस ले पा रहा था। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन फैंग ने उस युवक के शरीर को उस पत्थर की कुर्सी पर पटक दिया जिस पर वह बैठा था। उसके शरीर के पत्थर से टकराने की आवाज बहुत भयानक थी। फिर लिन फैंग ने युवक का सिर जमीन पर दबाया और उसके चेहरे को कुचल दिया। लिन फैंग के पैर के दबाव से युवक का दम घुटने लगा। ये सब पलक झपकते ही हो गया। सब लोग अचंभित थे। राजनीति के सभी छात्र ये दृश्य स्तब्ध खड़े देख रहे थे। वे लिन फैंग की हरकतों से दंग थे। लिन फैंग की ठंडी ऊर्जा को महसूस करते ही उनमें से किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें कीड़े की तरह अपने पैरों तले कुचल दूंगा। लिन फैंग ने अपने पैरों तले पीले कपड़े पहने युवक को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। उस समय पीले कपड़े पहने उस युवक को इतना खून बह रहा था कि वह अधमरा हो गया था और उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका सिर चकरा रहा था और वह बस दूर कहीं खाली निगाहों से घूर रहा था। एक भिखारी ने तुम्हारे चेहरे पर पैर रख दिया है। अब सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने गुलामों का मजाक उड़ाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि गुलाम तुमसे कहीं ज्यादा कीमती हैं। लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपना पैर हटाया और पीले कपड़े पहने उस युवक को अनदेखा कर दिया। वह पिंजरे की ओर चलने लगा। जैसे जैसे वह पिंजरे के करीब पहुंचता गया उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा और भी ठंडी होती गई। सभी लोग लिन फैंग को हैरानी से देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है और उसके शरीर से इतनी ठंडी ऊर्जा क्यों निकल रही है। लिन फैंग के पास खड़े लोग तो और भी ज्यादा अचंभित थे। वह युवक वाकई बेहद डरावना था। उसे क्या हो गया था? पिंजरे में मौजूद लोगों को महसूस हो रहा था कि वातावरण लगातार ठंडा होता जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति तब आश्चर्यचकित रह गया जब उसने लिन फैंग द्वारा छोड़ी जा रही ठंडी ऊर्जा को महसूस किया, जो धीरे धीरे पिंजरे की ओर बढ़ रहा था। बाइजे भी स्तब्ध रह गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसने कुछ ही क्षण पहले पीले वस्त्र पहने उस युवक के साथ वही दृश्य देखा था। लिन फैंग निश्चित रूप से पागल था और पागलों को उकसाना ठीक नहीं था। बाइजे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब पो जून ने लिन फैंग को देखा और उसका उग्र रूप देखा तो उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। लिन फैंग, ये लिन फैंग था। उसने सोचा था कि वह अपने परिचितों को फिर कभी नहीं देख पाएगा। हान मान की बात करें तो लिन फैंग को देखते ही उसकी पलकें झपक गईं, मानो उसे कुछ भ्रम हो रहा हो। उसकी आंखों का क्रूर भाव गायब हो गया और उसकी जगह उदासी छा गई। उसे एक खूंखार जानवर की तरह जीने के लिए मजबूर किया गया था। उसे लगातार जीवन मरण के संघर्ष में धकेला गया था और वह किसी भी क्षण मर सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लिन फैंग को फिर से देखेगा। हान मान को दुआन तियान लांग से नफरत थी, उस जानवर से, और उसे कैदी अखाड़े में मौजूद हर किसी से नफरत थी। यून हाई संप्रदाय में जब ये सारी घटनाएं घटी तब हान मान और पो जून बच गए थे। लेकिन अगर हान मान को पता होता कि उसे गुलाम बनना पड़ेगा और इस तरह से जीना पड़ेगा तो वह उस दिन मर जाना ही बेहतर समझता। कई बचे हुए लोगों को बंदी बना लिया गया और फिर गुलाम के रूप में बेच दिया गया। इसी तरह हान मान को कैदी अखाड़े में बेच दिया गया था। कैदी शिविर में रहने के दौरान हान मान निर्जीव हो गया था। उसे सुबह से शाम तक अपमानित किया जाता था और कुत्ते की तरह पीटा जाता था। उसे एक खूंखार जंगली जानवर की तरह व्यवहार करने के लिए भी मजबूर किया गया था। कैदी शिविर में वह सुबह से रात तक अपने दोस्तों को मारता रहता था। उसे सिखाया गया था कि अगर वह नहीं मारेगा तो मर जाएगा और अगर मारेगा तो नहीं मरेगा। वह बहुत ताकतवर हो गया था और उसमें क्रूरता की एक अलग ही ललक पैदा हो गई थी।
हान मान ने विरोध किया था और क्योंकि उसने विरोध करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे एक जानवर की तरह रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय जब हान मान ने लिन फैंग को देखा तो उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल गए। उसकी आंखें और चेहरा धीरे धीरे लाल हो गए और उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। लिन फैंग, मेरे भाई, हान मान ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा। उसे इस स्थिति पर शर्म आ रही थी जहां उसे एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, और लिन फैंग एक बार फिर उसे बचाने के लिए एक शक्तिशाली दुश्मन के बीच कूद पड़ा था। हान मान लिन फैंग के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह उसे बचाने के लिए खाई की कगार तक गया था, जीवन मरण के अखाड़े में उतरकर उसे बचाया था और एक बार फिर उसे बचाने के लिए खतरे में जा रहा था। चाहे उसका सामना किसी से भी हो, लिन फैंग अपने दोस्तों को कभी निराश नहीं करता, चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अपने दोस्तों की खातिर वह किसी को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटता था। अपने दोस्तों को त्यागने पर उसकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था। ... और उस क्षण लिन फैंग अपने दोस्तों के लिए एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। भाई, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। लिन फैंग का गंभीर और कठोर चेहरा अचानक बदल गया और उसकी जगह एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। लिन फैंग की बात सुनकर हान मान ने फिर से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो जाए, आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। भाई, उन दोनों की बातचीत सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। लिन फैंग उस गुलाम को जानता था और उसका अच्छा दोस्त था। बूढ़े आदमी ने लिन फैंग को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। फिर वह लिन फैंग की ओर बढ़ा ताकि उसे आगे बढ़ने से रोक सके और बोला, पहले तुम दोस्त थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस पर दाग लग गया है। वह जीवन भर गुलाम बनकर रहने के लिए अभिशप्त है। अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर निशान लगा दूं तो क्या तुम भी गुलाम बन जाओगे? लिन फैंग ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मरना चाहते हो, है ना? अगर मैं मर गया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी मौत के बाद किसी ने मुझे मारा है, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और भी ठंडी हो गई और बूढ़े आदमी की ओर बढ़ने लगी। तुम अपनी क्षमता से ज्यादा ही आंक रहे हो, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसका शरीर बवंडर की तरह हवा में तेजी से उठा और लिन फैंग की ओर बढ़ गया। तलवार म्यान से बाहर निकालो। लिन फैंग ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालने की कला का प्रयोग किया। उसने इसमें महारत हासिल कर ली थी। वह बेहद फुर्तीला और चुस्त था क्योंकि एक ही वार से दुश्मन को मारना संभव था। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने लिन फैंग के हमले को नजरअंदाज कर दिया और उससे बचते हुए उसके करीब आ गया। फिर उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और लिन फैंग की छाती पर घूंसा मारा। लिन फैंग के मुंह से खून निकला और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। 7वीं ची परत। भीड़ स्तब्ध रह गई। वह बूढ़ा व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसने 7वीं ची परत को पार कर लिया था और लिन फैंग की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। लिन फैंग अब एक और हमले का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन लिन फैंग ने फिर से अपना सिर उठाया। वह बूढ़े आदमी की ओर फिर से बढ़ने लगा। वह पहले की तरह ही शांत और दृढ़ दिख रहा था। पिंजरे के चारों ओर का पूरा वातावरण जमा देने वाली ठंडी ऊर्जा से भरा हुआ था। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन क्योंकि तुम मृत्यु को गले लगा रहे हो, मेरे पास तुम्हें वह भविष्य दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने लिन फैंग को पास आते देख कहा। फिर वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तुमने अभी केवल चौथे लिंग ची स्तर को ही पार किया है। तुम मुझे कभी छू भी नहीं सकते, एक बार भी नहीं। और मुझे मारना केवल तुम्हारे सपनों में। उसे मारने की जरूरत नहीं है। उस पर एक निशान लगा दो, उसे गुलाम बना लो। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बाइजे ने कहा। बूढ़ा आदमी ये शब्द सुनकर हैरान रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, युवा मालिक, आप बहुत चतुर हैं। बेशक ये कहीं बेहतर उपाय होगा। वह उस हान राक्षस से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसे गुलाम के रूप में लड़ते देखना शायद एक शानदार नजारा होगा। चलो करते हैं, बाइजे ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। लिन फैंग ने लापरवाही से काम लिया था, अब कोई चारा नहीं था। लिन फैंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह चलता रहा। उसका हर कदम दृढ़ संकल्प और निर्मलता से भरा हुआ था। हान मान एक जानवर की तरह दहाड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे जंजीरों से जकड़ रखा था। हान मान हिल डुल नहीं पा रहा था। बूढ़े आदमी ने लिन फैंग को फिर मारा। उसके मुंह से एक बार फिर खून निकला। लिन फैंग का शरीर उछलकर पिंजरे की दीवार से इतनी जोर से टकराया कि पिंजरा कांप उठा। जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, लिन फैंग शक्तिशाली तो था, लेकिन उसने केवल चौथे लिंगची स्तर तक ही प्रवेश किया था। वह 7वें लिंगची स्तर के किसी व्यक्ति से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। जब लियू फी और अन्य लोगों ने लिन फैंग के शरीर को उड़ते हुए देखा तो वे सभी खड़े हो गए और पिंजरे की ओर चल पड़े। रुको रुको, वेन आओजू ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा। रास्ते से हट जाओ, लियू फी ने कहा। वेन आओजू के चेहरे पर बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। लिन फैंग ये लड़ाई नहीं जीत सकता। अगर तुम वहां जाओगे तो उसके साथ ही मरोगे। रास्ते से हट जाओ, लियू फी ने उसकी कही बात को अनसुना करते हुए ठंडे लहजे में कहा। मैं जा रहा हूं, वेन आओजू ने सिर हिलाते हुए कहा। उसका शरीर अचानक एक मायावी आकृति में बदल गया और वह पिंजरे की ओर उड़ गया। पिंजरे के किनारे पहुंचकर भी वह अंदर नहीं गया। उसे यह आभास हो गया था कि लिन फैंग को मारना इतना आसान नहीं होगा। लिन फैंग के कार्यों से वेन आओजू बेहद प्रभावित हुई। वह लड़का अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। पो जून भी भावुक हो गया। उसके चेहरे पर बना निशान उसकी मांसपेशियों के साथ हिल रहा था। ऐसे व्यक्ति का सभी को सम्मान करना चाहिए। लिन फैंग की आंखें एकदम काली हो गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में कोई भावना नहीं थी, बस अंधकार छाया हुआ था। मर जा, लिन फैंग ने क्रोध से चिल्लाया। उसकी घातक तलवार हवा में लहराई।
उसकी तलवार के चारों ओर एक धूसर काला कोहरा उठा और वातावरण में फैलने लगा। क्या तुम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते? बूढ़े ने हंसते हुए कहा। उसने अपने हाथ जोड़कर आंधी जैसी हवा छोड़ी। उसके शरीर से लगातार घातक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। लिन फैंग की तलवार तीव्र ऊर्जा से कांप रही थी। उसी क्षण लिन फैंग ने अपनी तलवार हवा में उछालकर बूढ़े व्यक्ति की ओर फेंकी। तलवार पूरी गति से वायुमंडल को चीरती हुई आगे बढ़ी और अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को चीरती हुई निकल गई। इसका क्या फायदा? बूढ़े व्यक्ति ने निडर होकर कहा। जब लिन फैंग की तलवार बूढ़े व्यक्ति के सामने पहुंची तो वह अचानक रुक गई। अलविदा, बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, जिससे लिन फैंग की लंबी तलवार दूर जा गिरी। उसी क्षण लिन फैंग बूढ़े आदमी के सामने आ गिरा और तलवार की तरह तेज और सटीक ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मर जा, बूढ़े ने अपने होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान लिए कहा। उसने लिन फैंग की तलवार की शक्ति को नष्ट कर दिया और लिन फैंग को फिर से घूसा मारा। लिन फैंग के मुंह से गाढ़ा काला खून बह निकला, लेकिन लिन फैंग ने दोनों हाथों से बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया था। हैरानी की बात यह थी कि उसे पीछे धकेला नहीं गया। सभी लोग अचंभित रह गए। वह क्या कर रहा है? लिन फैंग शायद इसी वजह से मर जाता। वह हरकत बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग की छाती पर एक बड़ा घाव हो, जहां बूढ़े आदमी ने लगातार घूंसे मारे थे। वहां खून का एक बड़ा धब्बा था। दृश्य भयावह था, लेकिन लिन फैंग ने बूढ़े आदमी का हाथ नहीं छोड़ा। उसने दोनों हाथों से उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। सब लोग लिन फैंग को घूर रहे थे। कितना उग्र! शायद ये उसके आखिरी पल थे और उसने अभी भी बूढ़े का हाथ नहीं छोड़ा था। क्या उसने जीने की इच्छा त्याग दी थी? लिन फैंग के खून की कुछ बूंदें हान मान पर भी गिरी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह तेजी से सांस ले रहा था। हान मान के शरीर के नीचे से धूल उड़ने लगी। अचानक जमीन कांपने लगी। उसकी आंखों का भाव धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे पीले भूरे रंग की हो गईं और किसी खूंखार जंगली जानवर जैसी लग रही थीं। उनमें तीव्र क्रोध भरा हुआ था। रोर! हान मान के मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली। ऐसा लग रहा था मानो जमीन धंस जाएगी। जमीन इतनी जोर से कांप रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल धंस जाएगी। पीली धूल लगातार हवा में उड़ रही थी। हान मान का शरीर रेत की मोटी परत से ढका हुआ था। हान मान की पीठ पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी यह सोचकर हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने चारों ओर उड़ती धूल देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अचानक हान मान के शरीर पर बंधी जंजीरें हजार छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गईं। जब बूढ़े व्यक्ति और लिन फैंग, जो आपस में लड़ रहे थे, ने ये देखा तो वे भी स्तब्ध रह गए। बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। स्वर्गीय आत्मा! अचानक लिन फैंग की भावहीन और घोर काली आंखों से सूर्य के समान एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। लिन फैंग की दिव्य आत्मा जागृत होने के बाद से उसने अपनी आत्मा द्वारा प्रदत्त क्षमताओं का लाभ नहीं उठाया था। यह पहली बार था। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन लिन फैंग ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। अचानक बूढ़ा आदमी लिन फैंग को भी अपने साथ हवा में उछाल ले गया। मर जा, लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा। दिव्य शक्ति के कारण वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। बूढ़े व्यक्ति की हर हरकत लिन फैंग के दिमाग में एकदम साफ थी। उसी समय लिन फैंग का शरीर एक परछाई में बदल गया। एक चकाचौंध भरी रोशनी प्रकट हुई और अचानक खून की एक लंबी लकीर हवा में फैल गई। वो परछाई! भीड़ ने जो देखा उससे वे दंग रह गए। लिन फैंग अपनी परछाई के साथ लगभग अदृश्य हो गया था। सिर्फ इसलिए कि तुम बेहद ताकतवर हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, एक ठंडी लेकिन शांत आवाज ने कहा। बूढ़ा आदमी अपना गला पकड़े हुए था और उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था। बूढ़े व्यक्ति का शरीर धराशायी हो गया। वह जमीन पर मृत पड़ा था और उसके चेहरे पर अब भी सदमे के भाव थे। उसी क्षण पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया। लिन फैंग, जिसने अभी अभी लिंगची की चौथी परत को पार किया था, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को मार डाला जिसने लिंगची की सातवीं परत को पार कर लिया था। उस दुनिया में लिंगची की एक परत का अंतर ही युद्ध में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता था। जो साधक अपने से उच्च परतों वाले लोगों को हरा सकता था, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। पूरी भीड़ को ऐसा लग रहा था मानो वे सपने में हों। ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग का अंत हो गया है, लेकिन अंतिम परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सबके अनुमान से बिल्कुल उलट निकला। भीड़ स्तब्ध रह गई। लिन फैंग अंत तक दृढ़ संकल्पित रहा और उसने पूरी भीड़ को चौंका दिया। तेज, निर्मम, फुर्तीला, कुशल और दृढ़ निश्चयी। भीड़ ने लिन फैंग की एक साधक के रूप में प्रशंसा की। उसकी रणनीति अद्भुत थी। उसने शुरुआत से ही हर बात की योजना बना रखी थी। लड़ाई की शुरुआत में उसने अपनी असली गति का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं किया। वह अपनी असली गति को छिपाना चाहता था और फिर अंत में उसने एक अत्यंत तेज और घातक हमला किया। लिन फैंग को जोर से खांसी आई। हर खांसी के साथ खून निकल रहा था। उसके सीने पर लगे घाव से भी काफी खून बह रहा था। उसने अपनी जेब से गोलियों का एक जार निकाला। लिन फैंग ने 2 गोलियां निकाली और झटपट निगल ली। अचानक उसे बहुत आराम महसूस होने लगा। यह आदमी पागल है, वे नाओजू ने लिन फैंग को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लिन फैंग को समझ नहीं आ रहा था। उसने जो किया था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़े आदमी को मार डाला था। 7वीं ची परत, वे नाओजू ने सोचा। इसके अलावा वह दूसरी तलवार कहां से आई? लिन फैंग ने युद्ध के दौरान अपनी लंबी तलवार फेंक दी थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि उसके पास एक और तलवार भी है। उसने उसी तलवार से बूढ़े आदमी का गला काट दिया था। लिन फैंग, भाई, हान मान ने कहा। उस क्षण उसकी एक आंख की पुतली गहरे लाल रंग की थी और दूसरी भूरी। यह देखना बेहद विचित्र था।
एक आंख ऐसी लग रही थी मानो खून में डूबी हो और दूसरी धरती की गहराई जैसी। चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरता, लिन फैंग ने कहा, जिसका ठंडा चेहरा हान मान को देखते ही गर्मजोशी भरी और दोस्ताना मुस्कान में बदल गया। हान मान ने आकाश की ओर देखते हुए फिर से दहाड़ मारी। धरती कांपने लगी। हान मान के शरीर के चारों ओर पीली रेत उड़ने लगी। अचानक उसका पूरा शरीर रेत के तूफान में बदल गया। क्या हो रहा है? भीड़ में से कुछ लोगों ने पूछा। ये तो बहुत अजीब था। कुछ देर पहले तक भीड़ ने उस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वे लिन फैंग और बूढ़े आदमी के बीच की लड़ाई में इतने मग्न थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। वे सब अवाक रह गए। हान मान के शरीर के चारों ओर उड़ती रेत घनी होती जा रही थी। जैसे जैसे रेत घनी होती गई, रोशनी और भी चकाचौंध भरी और चमकदार होती गई। उस समय हान मान के चारों ओर इतनी रेत उड़ रही थी कि उससे रेत का एक विशाल गुंबद बन गया था। हान मान एक विशाल रेत के गोले से घिरा हुआ था। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हान मान के साथ क्या हो रहा है। दरार। हान मान के शरीर को घेरे हुए विशाल गोले में एक बड़ी दरार दिखाई दी। ये दरार कमल के फूल जितनी बड़ी थी। हान मान का शरीर एक बार फिर दिखाई देने लगा। सबकी आंखें सिकुड़ गईं। वे सब स्तब्ध रह गए और बेहद हैरान परेशान दिख रहे थे। हान मान के बाल बहुत लंबे और गहरे काले थे, लेकिन इस समय उनके बाल रेत की तरह पीले हो गए थे। उन्हें देखकर भीड़ में मौजूद लोग कांपने लगे। उस क्षण हान मान अत्यंत राजसी लग रहा था, मानो कोई प्राचीन देवता हो। उसके चेहरे पर मौजूद दास्ता का चिन्ह ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो नहीं बदली थी। हान मान ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के अंदर एक तूफान उमड़ रहा हो। बहुत खूब। हान मान सिर से पैर तक विस्फोटक बल और शक्ति से परिपूर्ण था। हान मान ने पीछे मुड़कर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को क्रूर निगाहों से देखा। हान मान की उस विचित्र पशुवत नजर से अधेड़ उम्र का व्यक्ति भयभीत हो गया। मर जा, हान मान चिल्लाया। वह धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन पर बहुत भारी पड़ रहे थे। वह अचानक रुका और अधेड़ उम्र के आदमी की ओर एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के चारों ओर पीली रेत चमक रही थी। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति हमले से चौंक गया। उसके पास हमले से बचने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी उठाई और एक प्रबल शक्ति प्रकट हुई। बूम! जब उनकी दोनों मुट्ठियां टकराईं, तो हवा में रेत का एक विशाल बादल उठ उठा, लेकिन अचानक रेत की एक भारी मात्रा पूरी गति से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ी और उसके शरीर को रेत के एक ठोस मकबरे में दफना दिया। हान मान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उस रेत पर इतनी जोर से मुक्का मारा जिसमें अधेड़ उम्र का आदमी दबा हुआ था कि वह फट गई। अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर चूर चूर हो गया और मुक्के के वार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि कहीं भी खून नहीं दिखाई दिया, बस शरीर के चारों ओर रेत ही रेत थी। क्या? पूरी भीड़ अचरज से हौंफ रही थी। वे हान मान को घूर रहे थे। उसका हमला बेहद हिंसक था। उसने न केवल अधेड़ उम्र के व्यक्ति को फंसाकर जिंदा दफना दिया था, बल्कि इतनी ताकत से उस पर वार किया था कि उसके शरीर का एक हिस्सा फट गया था। भीड़ को जरा भी यह आभास नहीं था कि हान मान लिन फैंग से किसी भी तरह से कमजोर है। उसकी रक्त वाहिकाएं जागृत हो गई हैं। वे नाओजू ने पिंजरे के अंदर से हान मान को घूरते हुए फुसफुसाया। जी हाँ, हान मान की रक्त वाहिकाएं जागृत हो गई थीं। रक्त संचार के सही लय में पहुंचने पर ही रक्त वाहिकाएं जागृत होती हैं और रक्त को एक विशेष शक्ति प्रदान करती हैं। यदि किसी की रक्त वाहिकाएं जागृत हो जाती तो उनकी संतान को भी वही शक्ति प्राप्त होती। रक्त वाहिकाएं जागृत होने पर साधकों को एक ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त होती जो पहले छिपी रहती थी। हालांकि आमतौर पर जिन साधकों की रक्त वाहिकाएं जागृत हो जाती हैं, उनमें रक्त आत्मा होती है। हान मान ने जो उपलब्धि हासिल की थी वह एक ऐसा चमत्कार था जिसके बारे में वे नाओजू ने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा संभव है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि हान मान की नसें जागृत हो चुकी थी। उसके शरीर में हुए इस विचित्र परिवर्तन का कोई अन्य संभावित स्पष्टीकरण नहीं था। लिन फैंग भी अवाक रह गया। कितना शक्तिशाली! उस समय हान मान के पास 5वें लिंगची स्तर की शक्ति थी, जिसका अर्थ था कि वह चौथे लिंगची स्तर पर मौजूद लिन फैंग से भी अधिक शक्तिशाली था। उसी क्षण कई लोग पिंजरे की ओर बढ़ने लगे। लिन फैंग आश्चर्यचकित रह गया। लिन फैंग भाई, उस बदमाश को यही दफना देना चाहिए, हान मान ने बाइजे की ओर देखते हुए कहा। एक क्षण पहले वह लिन फैंग को गुलाम बनाना चाहता था, अब बाइजे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हान मान बाइजे की ओर चलने लगा और उसने अपनी मुट्ठी हवा में उठा दी। लिन फैंग धीरे से मुड़ा और बाइजे की ओर देखा। उसी क्षण बाइजे का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह पीछे हटने लगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे गुलाम बनाना चाहते हो, है ना? लिन फैंग ने बाइजे की ओर चलते हुए कहा। जब बाइजे ने लिन फैंग की बात सुनी तो वह भय से कांपने लगा और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बाइजे चिल्लाया। ये सब ऐसे कैसे खत्म हो सकता था? ये जगह उसके कबीले की थी। अगर वह कुछ चाहता तो उसे मिल जाता, लेकिन उस समय हालात उसके लिए बेहद नाजुक थे और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय कई लोग बाइजे की मदद करने के प्रयास में पिंजरे की ओर बढ़ रहे थे। वे सभी वेन आउजू के पास रुक गए, जो पिंजरे के प्रवेश द्वार को रोके हुए थी। वेन आउजू पिंजरे के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जब बाइजे ने देखा कि वह हिल नहीं रही है तो उसने चिल्लाकर कहा, वेन आउजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेन आउजू बाई कबीले के युवा स्वामी को उकसा रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? बाइजे ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा जब उसने देखा कि लोग पिंजरे के प्रवेश द्वार पर रुक गए हैं। वेन आउजू ने बाइजे पर एक नजर डाली। वेन आउजू को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि बाइजे अपनी मूर्खता के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गया था। बाइजे खुद को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति समझता था जिसके पास दुनिया की सारी शक्ति थी और इसी वजह से उसने खुद को इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। अगर मैं यहाँ हूँ तो कोई भी पिंजरे में प्रवेश नहीं करेगा, वेन आउजू ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उनका लहजा बेहद आत्मविश्वासपूर्ण था।
लिन फैंग हैरान था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे नाओजू इतनी क्रूरता दिखाएगी। ऐसा लग रहा था कि स्त्री जैसी सुंदर दिखने वाली उस युवती के व्यवहार को समझना आसान नहीं था। बाइजे लिन फैंग को घूर रहा था और उसने देखा कि लिन फैंग उसे मारने की जल्दी में नहीं था। लिन फैंग ने अपनी तलवार उठाई और धीरे धीरे बाइजे की ओर बढ़ने लगा। तुम मेरा क्या करोगे? बाइजे ने कहा, डर के मारे उसकी सांसें थम सी गई थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लिन फैंग ने बेपरवाही से कहा। बाइजे चौंक गया। तुरंत ही लिन फैंग के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हारा कबीला लोगों के चेहरों पर निशान लगाकर उन्हें जीवन भर के लिए गुलाम बनाना पसंद करता है। मैं भी तुम्हारे चेहरे पर एक निशान लगाऊंगा। देखते हैं कि तुमने दोबारा गुलामों का अपमान करने की हिम्मत की या नहीं। क्या उसके चेहरे पर कोई निशान लगा दे, किसी गुलाम की तरह? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अंदर आओ और मेरी मदद करो, बाइजे गुस्से से चिल्लाया क्योंकि वह और भी अधीर होता जा रहा था। कुछ लोग पिंजरे में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक वे नाओजू उनके सामने कूद पड़ी और बोली, 3 कदम और आगे बढ़े तो मैं अपनी तलवार निकाल लूंगी। अगर मुझे तलवार निकालनी पड़ी तो खून बहेगा, वे नाओजू ने शांत भाव से कहा। सभी लोग पिंजरे की ओर बढ़ना बंद कर दिए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाए। बुराई का नाश होना ही चाहिए। लिन फैंग के शरीर से तलवार की ऊर्जा का एक विशाल भंडार निकला। बाइजे बुरी तरह भयभीत हो गया। उसे बचाने वाला कोई नहीं था क्योंकि वे सब बाहर थे, एक कदम भी आगे बढ़ने से डर रहे थे। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको शुद्धता के पत्थरों का एक बड़ा खजाना दे सकता हूं। मैं आपको कुछ उच्च कोटि के मार्शल आर्ट कौशल और फुर्तीली तकनीकें भी सिखा सकता हूं। प्रस्ताव। लिन फैंग हंस पड़ा। धनवान लोग सचमुच अपने धन और प्रभाव से अपनी मनमानी करने के आदी होते हैं। वे सोचते हैं कि हर कोई उनके नीचे है और कुछ पवित्रता के पत्थरों से खरीदा जा सकता है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे कुछ पवित्रता के पत्थर, उच्च कोटि के मार्शल कौशल और फुर्तीली तकनीकें दोगे। लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा और फिर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? आज जो कुछ हुआ उसके बाद बाई कबीला लिन फैंग को कभी नहीं भूलेगा। वे उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर लिन फैंग ने तब कार्रवाई नहीं की होती तो वह हानमान और यूनहाई संप्रदाय के अपने अन्य दोस्तों का बदला कभी नहीं ले पाता, जिन्हें लड़ाकू गुलामों में बदल दिया गया था और कैदी अखाड़े में जिनके चेहरों पर निशान बना दिए गए थे। लिन फैंग और बाई वंश एक दूसरे के शत्रु थे। उसे उन्हें मारना ही था, नहीं तो वे उसे मार डालते। जब तक वह जीवित रहेगा उनके बीच शांति नहीं रहेगी। लिन फैंग ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि वह यूनहाई संप्रदाय का मुखिया था। लिन फैंग की बातें सुनकर बाई जे ने एक घिनौना और दुष्ट सा चेहरा बना लिया। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो बाई कबीला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वे तुम्हारा तब तक पीछा करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। जैसा कि उम्मीद थी, तुम एक मूर्ख हो, लिन फैंग ने कहा, जिसे बाइजे की बातें सुनना असहनीय लग रहा था। उसी क्षण बाइजे ने एक भयानक चीख मारी। उसके चेहरे पर एक निशान उभर आया था। बाइजे ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और उसकी उंगलियों से लगातार खून बह रहा था। लिन फैंग बेहद निर्मम और बेरहम लग रहा था। वह पूरी तरह भावहीन था। बाइजे को इस दयनीय हालत में देखकर भी उसे जरा भी दया या करुणा नहीं आई। उसके जैसे लोगों के साथ समस्या का समाधान करने का यही सबसे कारगर तरीका था। केवल हिंसा ही समझ में आती। लिन फैंग ने अपनी तलवार से बाइजे के चेहरे पर गुलामी का निशान उकेरा, लेकिन वह तुरंत खून से ढक गया। तलवार के एक और वार से उसने बाइजे की एक उंगली काट दी। बाइजे डर और दर्द से कांप रहा था, फिर अचानक वह गिर पड़ा। कितना क्रूर और दृढ़ निश्चय युवक है, भीड़ में मौजूद कई लोगों ने सोचा। वे चुप रहे और कैदी अखाड़े के पिंजरे में बंद लोगों को टकटकी लगाकर देखते रहे। उस दिन दर्शकों ने एक शानदार शो देखा था। उन्होंने रोमांचक लड़ाइयां देखी और कुछ ऐसा भी देखा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। लिन फैंग पहले की तरह ही शांत और भावहीन दिख रहा था। उसके हाथ में अभी भी तलवार थी। वह मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, चलो चलते हैं। हान मान और पोजून लिन फैंग के साथ चलने लगे। वे नाओजू भी वापस जाने लगी। उसी क्षण बाइजे की मदद करने के लिए पिंजरे के पास आए सभी लोग उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़े। जो मुझे उकसाने की हिम्मत करेगा वह मरेगा, वे नाओजू ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। लिन फैंग उसके पीछे चल रहा था और उसकी तलवार से अभी भी खून टपक रहा था। लिन फैंग की तलवार ने सबको डरा दिया था। हान मान उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। हर कोई पहले से ही समझ चुका था कि वह कितना शक्तिशाली था। ये लोग जानते थे कि अगर वे उन्हें जाने से नहीं रोकेंगे तो उनकी जान व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ ही क्षण बाद भीड़ को केवल लिन फैंग और उसके दोस्तों की पीठ ही दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने लिन फैंग को पिंजरे में उतरते देखा तो उन्हें पता नहीं था कि वह क्या करने वाला है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वह 7वें लिंग क्यू इस स्तर पर मौजूद बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर देगा। कचरे का टुकड़ा, तू तो बस एक कचरा है। लिन फैंग और उसके दोस्तों के चले जाने के बाद कैदी अखाड़े के वातावरण में एक गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। पीले कपड़े पहने वह युवक गुस्से से भरा हुआ था। उस दिन लिन फैंग ने उसे अपमानित किया था। ये कैसे हो सकता है? उसका पारिवारिक नाम तो यू था। उन्हें कभी अपमानित नहीं किया गया था। भला कौन समझदार व्यक्ति यू कबीले को अपमानित करने की हिम्मत करेगा? जब बाय कबीले के सदस्यों ने पीले कपड़े पहने उस युवक को खड़े होते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। पीले कपड़े पहने उस युवक ने अपने बगल में बैठे लोगों से कहा, अगर किसी ने आज जो हुआ उसके बारे में बोलने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वे हैरान तो थे, लेकिन आज्ञाकारी होकर उन्होंने बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि मन ही मन वे उसे कोस रहे थे। उसने लिन फैंग को उकसाया था, उसने बाइजे को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर किया था। और वह उनसे यह बात किसी को न बताने के लिए कह रहा था। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं उसकी और पूरे यू कबीले की बदनामी न हो जाए।
लिन फैंग, अगर तुम नहीं मरे तो मैं कभी अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सकूंगा। कुछ देर पहले तक वह लिन फैंग के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि लिन फैंग उसे भी सजा देगा। लिन फैंग बहुत ही भयानक था। उसने देखा था कि लिन फैंग ने बाइजे पर कैसे निशान बनाया था। कितना भयानक! कैदी अखाड़े में रहते हुए लिन फैंग सचमुच निर्दयी था। डॉट 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 डॉट। लिन फैंग अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हाथ उसके माथे को छूने ही वाला हो। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया, अंगड़ाई ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक खूबसूरत आकृति खड़ी थी। उस समय मेन किन भावहीन दिख रही थी। उसने लिन फैंग की ओर देखा और शांत भाव से कहा, तुम जाग गए हो। बूढ़े व्यक्ति से लड़ने के बाद लिन फैंग का शरीर दर्द से भरा हुआ था और सिर से लेकर पैर तक अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके महत्वपूर्ण अंग अभी भी ठीक से काम कर रहे थे। क्या तुम मेरी देखभाल करने के लिए हमेशा यहीं रुकी रहती थी? लिन फैंग ने मेन किन से पूछा। मेन किन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कभी कभार ही। सचमुच? लिन फैंग ने अविश्वास से पूछा। बेशक, क्यों? मेन किन ने जवाब दिया। लिन फैंग हैरान हुआ और फिर हंस पड़ा। दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ खुला। लियूफी कमरे में दाखिल हुई। मेन किन खड़ी हो गई और बोली, वह जाग गया है, तुम जाकर उससे बात कर लो। अपनी बात खत्म करते ही मेन किन तुरंत चली गई। लियूफी के चेहरे पर अजीब भाव थे और वह असमंजस में दिख रही थी। जब लिन फैंग सो रहा था तब मेन किन ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, तो उसके जागने पर वह इतनी जल्दी क्यों चली गई? ठीक है, लियूफी ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था। वह लिन फैंग के बिस्तर की ओर चली और गुस्से से उसकी ओर देखा, जिससे लिन फैंग चौंक गया। वह अभी जागा था। लियूफी उससे इतनी जल्दी नाराज क्यों हो गई? उसने क्या किया था? तुम इतनी लापरवाही से क्यों काम करते हो? क्या तुम कभी इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते? लियूफी ने पूछा। प्रिजनर एरेना में जो कुछ हुआ था उससे वह स्पष्ट रूप से क्रोधित थी। लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा, परिणाम? जब उसने देखा कि यूनहाई संप्रदाय के उसके मित्र संप्रदाय के विनाश के बाद गुलाम बन गए थे और जानवरों की तरह उन पर निशान लगा दिए गए थे, तो वह कैसे निष्क्रिय रह सकता था? तुम्हारे जैसे खूबसूरत और नाजुक चेहरे के लिए मैं भी बेपरवाह होकर काम करूंगा और परिणामों की परवाह नहीं करूंगा, लिन फैंग ने हंसते हुए मजाक में कहा। लिन फैंग के बोलते ही लियूफी का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। ये खूबसूरत और नाजुक दोनों था। अकादमी के बाहर कुछ लोग उसके मुख्य द्वार की ओर चल रहे थे। उनके नेता ने नीले वस्त्र और एक भव्य मुखौटा पहन रखा था। वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और उनके शरीर से एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। उनके पीछे चल रहे लोगों में बाई कबीले के कुछ सदस्य भी थे जिन्होंने कैदी अखाड़े में हुई सभी घटनाओं को देखा था। बाई कबीले के लोगों में एक खास युवक था। उसने एक शानदार सुनहरा मुखौटा पहन रखा था। उसका हाथ पट्टियों से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों का भाव ऐसा था मानो वह सीधे पाताल लोक से आया हुआ कोई दानव हो। सुनहरे मुखौटे के नीचे उसकी आंखें अकल्पनीय रूप से दुष्ट लग रही थीं। उसी क्षण दो आकृतियां उनके सामने कूद पड़ी और उनका रास्ता रोक दिया। फिर उन्होंने चिल्लाकर कहा, सेलेस्टियल अकादमी के छात्रों और कर्मचारियों के अलावा कोई भी सेलेस्टियल अकादमी के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। नीले कपड़े पहने उस आदमी ने कहा, दफा हो जाओ। फिर उसने एक ही झटके में रास्ता रोक रहे दोनों लोगों को पलक झपकते ही उड़ा दिया। यह दृश्य देखकर लोग अचंभित रह गए। जुबान क्यूई स्तर। आश्चर्यजनक रूप से जुबान क्यूई स्तर का एक साधक अकादमी में आया था। लोगों का समूह अकादमी में दाखिल हुआ। दोनों गार्ड खड़े हुए और चलने लगे। शुवान क्यूई परत का वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति निश्चित रूप से बुरे इरादों से यहाँ आया था। नीले कपड़े पहने वह व्यक्ति और उसके पीछे चल रहे बाई कबीले के सदस्यों का बड़ा समूह एक महल के सामने पहुंचा। ये वही महल था जहां सैन्य छात्र रहते थे। रुकना! अचानक लोगों का एक बड़ा समूह उस समूह के आ गया। नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें अकादमी के नियम नहीं पता? रास्ता रोक रहे लोगों में से एक ने ठंडे लहजे में कहा। नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, कृपया किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर लाएं जो बोलना जानता हो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरी अकादमी में क्यों आए हो? उसी क्षण काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। वह नीले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को हमारे हवाले कर दें। कुछ लोगों को सौंप दोगे? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर आगे बोला, तुमने न केवल मेरी अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि तुम मुझसे मेरे कुछ छात्रों को सौंपने के लिए कहने की हिम्मत भी करते हो। नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ उठाया और उसी क्षण उसकी हथेली से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। जब काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हथेली में प्रकाश देखा तो उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। आप कहते हैं कि बाहरी लोग सेलेस्टियल अकादमी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने सदस्यों को मेरे बंदीगृह में आने और फिर मेरे कुछ कर्मचारियों की हत्या करने और मेरे 2 दासों का अपहरण करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? क्या आप मुझे इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं? नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज बेहद सख्त थी और उसके लहजे से उसकी ताकत का स्पष्ट पता चल रहा था। उसके शरीर से लगातार बल निकल रहा था। अगर तुम उन लोगों को जिन्होंने यह उपद्रव किया है और मेरे 2 गुलामों को मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बात सुनकर बेहद नाराजगी जताई। वह अकादमी में शिक्षक था, जो कि एक अत्यंत उच्च पद था, लेकिन वह जानता था कि नीले वस्त्रधारी व्यक्ति को वह काबू में नहीं रख सकता। उसके साथ वालों को हराना भी कठिन होगा।
ये गड़बड़ किसने की? काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने पूछा। आपके कुछ सैन्य छात्र, लिन फैंग, वे नाओजू। काले वस्त्रधारी व्यक्ति स्तब्ध रह गया। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आगे कहा, इस पूरे मामले के लिए मुख्य रूप से लिन फैंग ही जिम्मेदार है। आपको वे नाओजू को सौंपने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिन फैंग और मेरे 2 दासों को आपको अभी के अभी मुझे सौंपना होगा। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने वे नाओजू के प्रति नरमी दिखाते हुए अत्यंत शक्तिशाली स्वर में कहा। नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का रुतबा बहुत ऊंचा था और वह जानता था कि वह वे नाओजू को दंडित करने पर अड़ियल नहीं हो सकता। अकादमी उसे कभी भी उनके हवाले नहीं करेगी। अंदर जाओ, लिन फैंग और दोनों गुलामों को बाहर आने के लिए कहो, काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपने बगल में खड़े 2 अन्य लोगों से कहा। नीले कपड़े पहने व्यक्ति संतुष्ट प्रतीत हो रहा था। उसके पीछे सुनहरे मुखौटे पहने खड़े व्यक्ति की आंखों में एक अत्यंत भयावह चमक दिखाई दे रही थी। लिन फैंग अपने कमरे में ध्यान कर रहा था और अचानक दरवाजे से एक तेज आवाज आई जिससे उसकी आंखें खुल गईं। लिन फैंग, बाहर आओ, एक आवाज आई। लिन फैंग चौंक गया। वह व्यक्ति कितना असभ्य था। अकादमी के नियम थे, बिना अनुमति के किसी को भी छात्र के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसी क्षण किसी ने उसका दरवाजा खोला और उसे बाहर आने को कहा। यह न केवल नियमों का उल्लंघन था बल्कि अपमानजनक भी था। लिन फैंग खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। उसे बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। लिन फैंग ने उसे फोन करने वाले व्यक्ति की ओर देखा। वह भी अकादमी का छात्र था। अंदर आए व्यक्ति ने उदासीन स्वर में पूछा, तो आप लिन फैंग हैं? क्या हुआ? लिन फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कितना मूर्ख है। उसे लगता है कि वे नाओजू का दोस्त होने के नाते वह मनमानी कर सकता है। पहले उसने हेइमो को उकसाया और फिर कैदी अखाड़े में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। छात्रों ने मन ही मन सोचा, जब पहली बार लिन फैंग ने हेइमो को उकसाया था तब वे नाओजू उसके साथ थी। तब उसने वे नाओजू के साथ कैदी अखाड़े में हंगामा किया था, इसलिए लोगों को लगा कि लिन फैंग ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि वे नाओजू हमेशा उसकी रक्षा कर सकती है। उन्हें लगा कि वह अपने मालिक की शक्ति का दुरुपयोग करके हंगामा करने वाले कुत्ते की तरह था। अब कैदी अखाड़े से अगवा किए गए उन 2 गुलामों को ले आओ। कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं, छात्र ने कहा। अपनी बात खत्म करते ही वह मुड़ा और जाने लगा। रुको रुको, लिन फैंग ने कहा। छात्र तुरंत रुक गया और पूछा, क्या हुआ? लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम कुछ भूल नहीं गए? छात्र ने जवाब दिया, क्या भूल गए? फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तुमने किया, लिन फैंग ने दृढ़ता से कहा। छात्र गुस्से में लग रहा था और उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरे पास मजाक करने का समय नहीं है। तुम मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आए और बदतमीजी से पेश आए, कम से कम माफी तो मांग लो। लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, माफी मांगूं? छात्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसे यह स्थिति हास्यास्पद लग रही हो। फिर उसने लिन फैंग को अनदेखा किया, मुड़ा और जाने लगा। उसी क्षण एक बेहद ठंडी ऊर्जा उसके शरीर से टकराए और उसे जकड़ लिया। वह चौंक गया और हिलना डुलना बंद कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लिन फैंग धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। लिन फैंग के शरीर से एक बेहद ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। आप क्या कर रहे हैं? छात्र ने अचंभित भाव से कहा। तुम्हारी ताकत इतनी ही है और तुम इतना अनादरपूर्ण व्यवहार करते हो। मुझे तुम्हारा यह असभ्य व्यवहार पसंद नहीं है, लिन फैंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और भी तीव्र होती जा रही थी। छात्र स्तब्ध रह गया और उसका डर बढ़ता जा रहा था। वह ताकत के मामले में लिन फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं शिक्षक के नाम पर आया हूँ, बस मेरे साथ आइए, छात्र ने कहा। मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी, लेकिन तुमने अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया और मेरे घर में मेरे साथ बदतमीजी की। अगर यही तुम्हारी मुझे अपने साथ लाने की योजना थी तो तुम नाकाम हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा अपमान करने से मैं आज्ञाकारी होकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगी? क्या बाकी सब मुझ पर नहीं हंसेंगे कि मैंने तुम्हें अपने घर में मनमानी करने की इजाजत दी? ये शब्द कहते ही लिन फैंग के शरीर से और भी ठंडी ऊर्जा निकली। उसके आसपास सब कुछ जमने लगा। छात्र भयभीत हो गया। उसने केवल लिन फैंग को मुट्ठी उठाते हुए देखा और उसके चारों ओर बर्फ का एक गोला बनता हुआ देखा। फिर उसने छात्र की ओर मुक्का मारा। ओह! छात्र चिल्लाया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी उठाई और लिन फैंग की ओर मुक्का मारा। उसके हमले की ऊर्जा से हवा में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और वह वायुमंडल को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जब उसकी मुट्ठी और लिन फैंग की मुट्ठी टकराई तो छात्र को अचानक अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। अभी निकल जाओ, लिन फैंग ने उसे अथाह ताकत से लात मारते हुए कहा। उसी क्षण छात्र बाहर लुढ़क गया और उसका शरीर बर्फ की एक परत से ढक गया। तीसरे लिंची स्तर का निकम्मा, मेरे निवास में इतना घमंड दिखा रहा है, लिन फैंग चिल्लाया। फिर उसने कहा, धैर्यपूर्वक बाहर मेरा इंतजार करो। अगर तुमने दोबारा मेरे निवास में प्रवेश किया तो मैं तुम्हारी साधना शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। छात्र वहीं स्थिर खड़ा रहा। उस क्षण उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, खासकर इसलिए कि लिन फैंग के कमरे के बाहर से गुजर रहे लोगों ने उसे इस तरह अपमानित होते देखा था। उसने सोचा था कि शिक्षक द्वारा भेजे जाने के कारण वह बदतमीजी कर सकता है, लेकिन अंत में उसे अपमानित होना पड़ा और बाहर इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिन फैंग को पहले से ही पता था कि छात्र कैदी अखाड़े में हुए मामले के कारण आया था। लिन फैंग जानता था कि देर सवेर कैदी अखाड़े के लोग उसे ढूंढने जरूर आएंगे। लिन फैंग अपने कमरे में वापस गया और अपना चांद पाव पहना और फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलने की आवाज लिन फैंग के कानों तक पहुंची। रुको रुको, एक ठंडी और उदासीन आवाज ने कहा। दरवाजा खोलने वाली मेन किंग थी। क्या हुआ? लिन फैंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा। मेन किंग ने अपना सुंदर घूंघट ओढ़ लिया था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।
जब भी तुम बाहर जाओ मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए, मेनकिन ने कहा, जिससे लिन फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल में एक गर्मजोशी भर गई। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसने यह बात कभी नहीं कही। वे दोनों रहने के कमरे से बाहर निकले और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। छात्र ने लिन फैंग और मेनकिन की ओर देखा और कहा, उन दो दासों का क्या हुआ? हमें बाहर ले चलो, लिन फैंग ने इतने सख्त लहजे में कहा कि छात्र ने पलटकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। रास्ते में सभी लोग हंसते हुए उस छात्र की ओर इशारा कर रहे थे, जिससे उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस समय महल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। नीले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लोगों के समूह के सामने भव्य भाव से खड़ा था। वह आ गया, लिन फैंग आ गया। उसी क्षण भीड़ ने लिन फैंग को महल के अंदर से धीरे धीरे बाहर आते देखा। लिन फैंग के बगल में एक बेहद खूबसूरत युवती बैठी थी। देखने में वह सुंदर, कोमल और मासूम लग रही थी, फिर भी उसके खूबसूरत शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। हालांकि दो लोग लापता थे। वे दोनों गुलाम वहां बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। काले वस्त्र पहने शिक्षक ने लिन फैंग को ढूंढने के लिए भेजे गए छात्र की ओर देखा और उससे पूछा, क्या हो रहा है? छात्र ने अपना सिर खुजाया और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। बेकार का आदमी, एक साधारण काम भी नहीं कर सकता, काले वस्त्र पहने शिक्षक ने कहा। फिर उन्होंने लिन फैंग की ओर देखकर पूछा, क्या तुमने कैदी अखाड़े में हंगामा किया और फिर दो गुलामों का अपहरण करके उन्हें अकादमी में ले आए? मैंने कैदी अखाड़े में जरूर हंगामा किया था, लेकिन मैंने दो गुलामों का अपहरण नहीं किया था। मैं तो बस अपने दो दोस्तों को वापस लाया था, लिन फैंग ने काले वस्त्र पहने शिक्षक की ओर देखते हुए कहा। केवल गुलाम शब्द के इस्तेमाल मात्र से ही लिन फैंग को घृणा महसूस हुई। गुलाम तो गुलाम ही होते हैं, और वो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं गुलामों को अकादमी में कैसे प्रवेश करने दे सकता हूँ? काले कपड़े पहने शिक्षक ने लिन फैंग के चेहरे की परवाह किए बिना ठंडे लहजे में कहा। तो फिर शिक्षक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को गुलाम क्या बनाता है? गुलाम होने का क्या अर्थ है? दास वह होता है जिसे किसी की संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया हो। चिन्हित होने के कारण वे हमेशा के लिए दास ही रहते हैं, शिक्षक ने उत्तर दिया। तो फिर गुरुजी, मेरा आपसे एक और सवाल है। आपके सामने एक गुलाम खड़ा है, आपने उसे अकादमी में कैसे प्रवेश दिया? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। भीड़ चौंक गई। लिन फैंग ने शिक्षक से इस तरह बात करके वाकई बहुत ढीठपन दिखाया। काले वस्त्र पहने शिक्षक अचंभित होकर लिन फैंग से पूछने लगे, तुम्हें यहाँ गुलाम कहाँ दिख रहा है? हम। लिन फैंग मुस्कुराया और नीले कपड़े पहने आदमी के पीछे खड़े सुनहरे नकाबपोश व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, उससे उसका नकाब उतरवाओ, तुम्हें एक गुलाम मिल जाएगा। सुनहरे मुखौटे वाला युवक बाइजे था। लिन फैंग उसे कैसे नहीं पहचान पाता। नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने कहा, मैं देखता हूं कि सेलेस्टियल अकादमी इसी तरह काम करती है। लोगों का सम्मान नहीं किया जाता और छात्रों को अनुशासन नहीं सिखाया जाता। काले वस्त्र पहने शिक्षक के चेहरे पर अचानक बर्फीले ठंडे भाव आ गए। लिन फैंग उन्हें कैसे अपमानित कर सकता था? मैंने तुमसे कहा था कि दोनों दासों को बाहर लाओ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? काले वस्त्र पहने शिक्षक ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। उनके शरीर से प्रबल ऊर्जा निकल रही थी। वे बेहद सख्त दिख रहे थे। लिन फैंग चौंक गया और फिर मुस्कुराया। ऐसे शिक्षक होना सेलेस्टियल अकादमी के लिए कलंक है। ये लोग आकर मुसीबत खड़ी करते हैं, फिर भी सारा दोष अपने ही छात्रों पर मढ़ते हैं। आप अकादमी के सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। अगर आपने मुझे दंडित करने की हिम्मत की तो इससे हमारी अकादमी की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा, और इसका मतलब होगा कि आप बाई कबीले के छोटे कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। PSSSSHHH। काले वस्त्रधारी शिक्षक से एक तीव्र ची ऊर्जा निकली। पूरा वातावरण घातक ची से भर गया। लिन फैंग ने इतने सारे लोगों के सामने उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? क्या वह मरना चाहता था? क्या तुम मरना चाहते हो? शिक्षक ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। मरना? मैं इतनी कम उम्र में नहीं मरना चाहता, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। मुझे सेलेस्टियल एकेडमी के नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने यहाँ दाखिला लिया था उसी दिन मेरी मुलाकात एक बेहद घटिया शिक्षक से हुई थी। लेकिन जब मेरी मुलाकात उप प्रधानाचार्य से हुई तो उन्होंने मुझ पर इतनी मेहरबानी की कि मुझे बिना किसी बाध्यता के एकेडमी के सभी लाभों का आनंद लेने का न्योता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को भी एकेडमी में ला सकता हूँ। उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे ऐसा घटिया शिक्षक मिल जाएगा। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो बाहरी लोगों के लिए चमचे की तरह व्यवहार करे। तुम सेलेस्टियल एकेडमी और इसके सभी सदस्यों के लिए एक बड़ा अपमान हो, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उप प्रधानाचार्य ने स्वयं लिन फैंग को बिना किसी शर्त के अकादमी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे बिना किसी प्रतिबंध के लोगों को दाखिला देते थे। काले वस्त्र पहने शिक्षक आश्चर्यचकित रह गए। वह कार्ड वास्तव में स्वयं उप प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया विशेषाधिकार कार्ड था। उसने मुझे पूरी तरह से अपमानित कर दिया। अब मैं अपनी प्रतिष्ठा कैसे वापस पाऊंगा? कोई भी कभी मेरा सम्मान नहीं करेगा, काले वस्त्र पहने शिक्षक ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में तीक्ष्णता थी। शिक्षक ने कहा, मैंने पहली बार सुना है कि कोई व्यक्ति अकादमी का छात्र न होते हुए भी विशेषाधिकार कार्ड प्राप्त कर सकता है। फिर वह चिल्लाया, कितनी धृष्टता है लिन फैंग, तुमने उप प्रधानाचार्य से वह कार्ड चुराने की हिम्मत की। आज मैं उप प्रधानाचार्य की ओर से तुम्हें दंड दूंगा। चोरी? लिन फैंग अचंभित रह गया। उसने देखा कि भीड़ सिर हिलाकर उसकी बात पर विश्वास जता रही थी। लिन फैंग अवाक रह गया। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें पता है कि उप प्रधानाचार्य कितने शक्तिशाली हैं? मैं उनसे वह कार्ड कैसे चुरा सकता हूँ? लिन फैंग शिक्षक पर व्यंग्य कर रहा था।
शिक्षक किसी भी तरह से लिन फैंग को परेशान करने पर तुला हुआ था। तुम लोगों को बहकाने में माहिर हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे तो सपने देखते रहो, शिक्षक ने सख्ती से कहा। उसके शरीर से प्रबल शक्ति और ऊर्जा निकल रही थी और वह सीधे लिन फैंग की ओर दौड़ा। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा क्योंकि वह लिन फैंग को और बोलने नहीं दे सकता था। उसके लिए यह असहनीय था और हर वाक्य उसे अपमानित कर रहा था। लिन फैंग गंभीर खतरे में था। उसने शिक्षक का अनादर करके उन्हें क्रोधित कर दिया था। उस समय लिन फैंग उदासीन दिख रहा था। उसके पीछे एक सुंदर आकृति अचानक उसके सामने आ गई। जब भीड़ ने मेन किंग को देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। काले वस्त्रधारी शिक्षक हंसे। उनके शरीर से और अधिक ऊर्जा निकली। उनके शरीर के चारों ओर एक तेज, चमकदार और चकाचौंध भरी रोशनी चमक उठी। दूर से एक आवाज आई, रुको। सब लोग रुक गए। उस आवाज ने लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उनकी रूह कांप उठी। काले वस्त्र पहने शिक्षक भी रुक गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। उपप्रधानाचार्य स्वयं आए थे। ये कितना आश्चर्यजनक था। उपप्रधानाचार्य लॉन्ग काले वस्त्र पहने शिक्षक ने आदरपूर्वक कहा। अब उनका व्यवहार असभ्य नहीं था। उपप्रधानाचार्य ने शिक्षक की ओर चिल्लाते हुए कहा, पीछे हटो। काले वस्त्र पहने शिक्षक बेहद शर्मिंदा दिखे और पूरा समूह स्तब्ध रह गया। उपप्रधानाचार्य के शिक्षक के प्रति व्यवहार को देखते हुए यह निश्चित है कि लिन फैंग को उपप्रधानाचार्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया होगा। जी हाँ, उपप्रधानाचार्य, काले वस्त्र पहने शिक्षक ने पीछे हटते हुए कहा। वह अपनी स्थिति पर बेहद शर्मिंदा दिख रहे थे। उपप्रधानाचार्य लॉन्ग ने मुड़कर लिन फैंग की ओर देखा। उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस समस्या का समाधान स्वयं कर लूंगा। अब आप वापस जा सकते हैं। वापस जाना। भीड़ स्तब्ध रह गई। सभी की उम्मीदों के विपरीत उपप्रधानाचार्य सचमुच लिन फैंग की परवाह करते थे। लिन फैंग ने एक समस्या खड़ी की थी और उपप्रधानाचार्य खुद उसे सुझाने गए थे। उस क्षण सभी को यकीन हो गया था कि नीले कपड़ों वाला आदमी लिन फैंग को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। नीले कपड़े पहने उस आदमी ने भौहें चढ़ाईं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि लिन फैंग का असली इतिहास क्या है कि उपप्रधानाचार्य उसे इतना महत्व दे रहे हैं। उपप्रधानाचार्य लिन फैंग की रक्षा के लिए सबको अपमानित कर रहे थे। भले ही नीले कपड़े पहने उस आदमी का पद उपप्रधानाचार्य जितना ऊंचा न हो, क्या उपप्रधानाचार्य ने अपने साथ आए सभी लोगों के बारे में नहीं सोचा था? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उपप्रधानाचार्य लिन फैंग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। लिन फैंग भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उपप्रधानाचार्य हमेशा उसके प्रति इतने दयालु क्यों रहते हैं। वह शाही खानदान या किसी अन्य प्रतिष्ठित खानदान से संबंधित किसी को भी नहीं जानता था। वह असमंजस में था। हालांकि भविष्य में उसे आखिरकार समझ आ जाएगा कि उपप्रधानाचार्य उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। उपप्रधानाचार्य जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे बताओ, उपप्रधानाचार्य ने कहा। अकादमी में कुछ महान लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुरे लोग भी हैं जो हम सबको अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। ऐसे लोग शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं, लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। उनके शब्द तीखे और मार्मिक थे। बोलते समय वह काले वस्त्र पहने शिक्षक की ओर देख रहे थे। उपप्रधानाचार्य, मैंने बंदीगृह में जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लिन फैंग ने कहा और आगे बोला, यदि भविष्य में कोई मुझे फिर से अपमानित करने की हिम्मत करता है तो मैं स्वयं कार्रवाई करने में संकोच नहीं करूंगा। वो लड़का कितना आक्रामक था, लेकिन अब समझ में आता है कि उसने शिक्षक से उस तरह बात करने की हिम्मत क्यों की। कितना बड़ा मुंह है। भीड़ लिन फैंग के व्यवहार पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रही थी। यहां तक कि उपप्रधानाचार्य भी हैरान थे। लिन फैंग का व्यवहार बहुत ही अजीब था। लिन फैंग को नहीं पता था कि ये सब लोग क्या सोच रहे हैं। वह मुड़ा और नीले कपड़े पहने आदमी से बोला, तुम मुझे चाहते हो, है ना? नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जब तुम मुझे चाहते हो और मैं यहीं खड़ा हूं तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। भीड़ सोच रही थी कि लिन फैंग का मतलब क्या है। नीले कपड़े पहने उस आदमी ने देखा कि लिन फैंग बेहद आत्मविश्वासी था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। लिन फैंग उपप्रधानाचार्य के कहे अनुसार वहां से जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय आए हुए लोगों का सामना करने का फैसला किया। अगर लिन फैंग उपप्रधानाचार्य की बात मानकर चला जाता तो नीले कपड़े पहने वह आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। यहां रुककर और उन्हें चुनौती देकर वह निश्चित रूप से अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। नीले कपड़े पहने आदमी ने कहा, इसे ले जाओ। उसी क्षण समूह में से दो लोग तेजी से निकले और भारी ऊर्जा छोड़ते हुए लिन फैंग की ओर बढ़ने लगे। जब लिन फैंग ने इन दोनों लोगों को अपनी ओर आते देखा तो वह टस से मस नहीं हुआ। वह अब भी शांत और गंभीर दिख रहा था। फिर लिन फैंग के सामने खड़ी मेन किंग ने अचानक एक अत्यंत ठंडी ऊर्जा छोड़ी जो सीधे इन दोनों की ओर बढ़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी जम गई हो। मेन किंग ने अपना हाथ उठाया और एक भयानक ठंडी शक्ति छोड़ी। उनके हाथ तुरंत जम गए। देखते ही देखते बर्फ उनके पूरे शरीर पर फैलने लगी और अचानक वे पूरी तरह से बर्फ में जम गए और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। कितनी ताकतवर, भीड़ ने स्तब्ध होकर कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़की ने लिन फैंग के रास्ते में रुकावट डालने की हिम्मत की थी। वह बेहद शक्तिशाली थी। जुबान की हुई परत। उपप्रधानाचार्य लॉन्ग और नीले कपड़े पहने उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। लिन फैंग ने अपने दोस्तों के बारे में कभी बात नहीं की थी और इतनी खूबसूरत लड़की जो देखने में बहुत मजबूत नहीं लगती थी, वास्तव में इतनी अद्भुत थी। उसने जो कुछ क्षण पहले किया था वह केवल जुबान की हुई स्तर के किसी व्यक्ति के लिए ही संभव था। काले वस्त्रधारी शिक्षक हक्का बक्का रह गया।
अगर वह एक क्षण पहले लिन फैंग पर हमला करने में सफल हो जाता तो क्या होता। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लिन फैंग इतना आक्रामक था। जुआनची स्तर का कोई व्यक्ति हर समय उसकी रक्षा के लिए मौजूद था। कितना डरावना। भीड़ स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। उप प्रधानाचार्य को लिन फैंग शायद दो कारणों से पसंद था, एक तो वह बलवान था और दूसरा उसका रुतबा ऊंचा था। यह कोई रहस्य नहीं था कि लिन फैंग बेहद प्रतिभाशाली और शक्तिशाली था, वरना उसकी इतनी खूबसूरत महिला मित्र कैसे होती। कैदी अखाड़े में बिताए उस दिन से मैंने खुद से कसम खाई थी कि अगर मैंने बाई कबीले के किसी भी सदस्य को दोबारा देखा तो मैं उसे मार डालूंगा, लिन फैंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। बाई कबीले के सदस्य अचंभित रह गए। हालांकि मेन किंग लिन फैंग का मतलब समझ गई थी। उसकी सुंदर आकृति अचानक एक सफेद कमल के फूल में बदल गई और वह भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। ऊपर का आकाश और नीचे की धरती सब कुछ मानो जम गया था। बाई कबीले के सभी सदस्यों को भीषण ठंड लग रही थी। वे सब बर्फ की परतों से ढके हुए थे। मेन किंग ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और अचानक बाई कबीले के हर सदस्य को उस भयानक ठंडक ने हड्डियों तक कपकपा दिया। अगर ये लोग स्तर पर होते तो इससे यह बात समझ में आती कि मेन किंग के हमले से वे इतने प्रभावित क्यों हुए, लेकिन लिंगची स्तर के कुछ लोगों को भी ठंड चुभती हुई महसूस हो रही थी। ये कैसे संभव था। उस क्षण नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति का सब्र टूट गया और उसे लगा कि उसे हस्तक्षेप करना ही होगा। उसके शरीर से एक तूफान जैसी शक्ति निकली और वह सीधे मेन किंग की ओर बढ़ गई। मेन किंग शांत दिख रही थी और उसने अपना हाथ उठाया जिससे बर्फ निकली जो सीधे नीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के हमले की ओर बढ़ी। बूम। वातावरण में अचानक भीषण ठंड छा गई। अचानक मेन किंग के हाथ से हीरे के आकार के दो विशालकाय बर्फ के टुकड़े निकले। उसी क्षण लिन फैंग ने अपनी तलवार को पकड़ा और पलक झपकते ही वह बाई कबीले के उन सभी सदस्यों के सामने पहुंच गया जो अपनी जगह पर जमे हुए थे। घातक तलवार। लिन फैंग की घातक तलवार बार बार वातावरण में चमकने लगी। चारों ओर खून फैल गया था और वातावरण बेहद भयावह हो गया था। वह अपनी तलवार से पहले ही बड़ी संख्या में लोगों को मार चुका था। जैसा कि लिन फैंग ने कहा था, अगर उसने कभी भी बाई कबीले के किसी सदस्य को देखा तो उसे मरना ही पड़ेगा। लिन फैंग की ताकत देखकर सब लोग दंग रह गए। ये लोग लिन फैंग को पकड़ने आए थे, लेकिन अंत में कुछ भी उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ। लिन फैंग शांत और अविचलित था और वह बाई कबीले के सभी सदस्यों को मार रहा था। उसकी तलवार के हर वार से वातावरण में और अधिक खून भर रहा था और बाई कबीले का एक और सदस्य मृत होकर जमीन पर गिर रहा था। लिन फैंग की तलवार से लगातार खून बह रहा था। क्रोधित होने पर लिन फैंग का यही हाल होता था। उस समय नीले कपड़े पहने व्यक्ति और मेन किंग आमने सामने थे। भीड़ ये देखकर चकित रह गई कि मेन किंग उससे कहीं अधिक बलवान थी। हालांकि मेन किंग की शैली देखने में बहुत सरल लगती थी, लेकिन जब भी उसका फुर्तीला और आकर्षक शरीर हिलता, वह एक बेहद शक्तिशाली हमला करती थी। उसकी ऊर्जा इतनी ठंडी थी कि वह नीले वस्त्र पहने व्यक्ति को सीधे जमा सकती थी। भले ही उसके पास तूफानी शक्ति थी और वह बेहद फुर्तीला था, फिर भी वह मेन किंग के हमलों से बच नहीं सका और उसे उससे सीधे लड़ना पड़ा। कितनी ताकतवर लड़की है। ये कौन है। ये लिन फैंग के साथ क्यों है। भीड़ अचंभित थी। वो खूबसूरत लड़की वाकई असाधारण रूप से ताकतवर थी। नीले कपड़े पहने वह व्यक्ति अब उतना राजसी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक और दुष्ट भाव था। वह क्रोधित था। नीले कपड़े पहने उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, तूफान ब्लेड। उसका पूरा शरीर एक तूफान में बदल गया, जो सचमुच एक तेज धार वाले ब्लेड की तरह हवा को चीरता हुआ मेन किंग की ओर बढ़ा। तूफान से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सघन ऊर्जा निकल रही थी। कितनी शक्तिशाली मार्शल कला है, भीड़ ने सोचा। वे उसके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके तूफानी हमले में निहित ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। तेज धारदार बवंडर पूरी गति से लिन फैंग और मेन किंग की ओर बढ़ रहा था। हम्फ। मेन किंग कराह उठी। ये पहली बार था जब उसने कोई आवाज निकाली थी। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। उसके शरीर से बेहद ठंडी ऊर्जा निकलने लगी। बर्फ का दिल, जो आकाश और पृथ्वी दोनों को जमा देता है। बर्फ का राज दुनिया पर है। नीले वस्त्र पहने उस आदमी की ओर धीरे धीरे चलते हुए मेन किंग ने कहा। उसका शरीर लचीला और आकर्षक लग रहा था। उसके शरीर के चारों ओर बर्फ की एक परत बन गई और पूरे वातावरण में तीव्र ठंड छा गई। मेन किंग के आसपास सब कुछ पल भर में जमने लगा। तूफानी ब्लेड का हमला हवा में ही पूरी तरह जम गया। नीले कपड़े पहने उस आदमी का शरीर धीरे धीरे तूफान के अंदर जमता जा रहा था। वह बर्फ के एक विशाल टुकड़े में जम गया। वातावरण में मौजूद हर चीज जमी हुई थी। तभी अचानक बर्फ के टुकड़े से हल्की चटकने की आवाजें आने लगी। ट्र पसश। अचानक नीले कपड़े पहने वह आदमी जो बर्फ के विशाल टुकड़े के अंदर फंसा हुआ था, एक तूफान में बदल गया और फिर बर्फ को तोड़ते हुए पूरी गति से दूर उड़ गया। वह अपनी आंखों में घोर दुष्ट भाव लिए मेन किंग की ओर देख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से पाले से ढका हुआ था। मेन किंग का हमला बहुत ही शक्तिशाली था। अगर वह उस बर्फ के टुकड़े के अंदर थोड़ी देर और रहता तो उसकी मौत हो जाती। नीले कपड़े पहने उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत युवती इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली भी हो सकती है। कितना डरावना। लेकिन मेन किंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत अपना हाथ फिर से चलाया। इस बार उसने बाई कबीले के सदस्यों पर हमला कर दिया। उनके आसपास का माहौल धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। बाई कबीले के सदस्यों के समूह के बीच खड़े होने पर केवल लिन फैंग को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। घातक तलवार। लिन फैंग ने एक और कदम बढ़ाया और उसकी तलवार से एक काला कोहरा निकला। लिन फैंग ने एक बार फिर बाई कबीले के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया। उसी क्षण वातावरण में लाल रक्त और सफेद बर्फ आपस में घुलने लगे। नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति लिन फैंग को बाई कबीले के सदस्यों को इतनी बेरहमी से मारते देख क्रोधित हो गया, लेकिन मेन किंग की ताकत के कारण उसने उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वह सचमुच एक बेहद डरावनी शख्सियत थी। उस खूनी संघर्ष के बीच भी लिन फैंग की तलवार की चमक थम नहीं रही थी और वह एक के बाद एक बाई कबीले के सदस्यों को काटता चला जा रहा था।
देखते ही देखते बाई कबीले के सभी सदस्य जमीन पर मृत पड़े थे। समूह में केवल एक ही व्यक्ति बचा था। उसने सोने का मुखौटा पहन रखा था और वह सिर से पैर तक कांप रहा था। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से बाईजे था। उसके सुनहरे मुखौटे के नीचे उसकी आंखों में अब घृणा या क्रूरता जैसा कुछ भी व्यक्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में केवल शुद्ध भय ही शेष था। बाई वंश से उसके साथ जुड़ने वाले सभी शक्तिशाली साधक अब उसके पैरों के पास अपने ही खून के तालाब में मृत पड़े थे और नीले कपड़े पहने वह व्यक्ति अपनी आंखों के सामने उन्हें एक एक करके मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लिन फैंग ने अपनी लंबी तलवार उठाई। उसकी तलवार की नोक से लगातार खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे बाईजे की ओर बढ़ने लगा। उसी क्षण बाईजे घुटनों के बल गिर पड़ा। डर से उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वह लिन फैंग से दिल ही दिल में नफरत करता था। उसे पता था कि वह अब मरने ही वाला है। पिछली बार मैंने तुम्हें नहीं मारा था, क्या मैंने तुम्हें पहले ही काफी दया नहीं दिखाई है? लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। लिन फैंग की खून से सनी तलवार बाईजे के करीब आती जा रही थी, जो अपना सिर हिला रहा था मानो इस बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो। वह लिन फैंग को देखते हुए तेजी से पीछे की ओर रेंग रहा था। पिछली बार तुमने मुझे गुलाम बनाने की धमकी दी थी। तुमने मेरी जान लेने की कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और मुझे लगातार उकसाते रहे हो। अब जब तुम मेरे सामने हो तो हमेशा की तरह मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों नहीं करते? लिन फैंग ने आगे कहा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें नहीं चलना चाहिए। तुमने परलोक का रास्ता चुना है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करूंगा। उसकी तलवार एक बार फिर चमक उठी और बाईजे का खून हवा में फैल गया। बाईजे जमीन पर जोर से गिर पड़ा। वह अब जीवितों की दुनिया में नहीं था। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और दूर खड़े नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं है तो चले जाओ। यहाँ रुककर बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने गुस्से भरी निगाहों से कहा, आज तुमने जो कुछ भी किया है उसका तुम्हें पछतावा होगा। बेकार की धमकियां देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आज मुझे मारने आए थे, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला जो मुझे मारने आए थे। अगली बार तुम और भी ज्यादा लोगों को लेकर मुझे मारने आओगे तब क्या होगा? और भी ज्यादा लोग मेरे पैरों तले जमीन पर मरे पड़े होंगे। लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। फिर उसने आगे कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचानी थी तो पहले ही चले जाना चाहिए था। यहाँ रुककर तुमने हालात और बिगाड़ दिए। तुमने खुद को शर्मिंदा किया है। सबने देख लिया है कि तुम कितने मूर्ख हो। मेरी हर बात याद रखना, मैं बाई कबीले के हर उस सदस्य को बेरहमी से मार डालूंगा जो मेरे सामने खड़ा होगा। बाई कबीले का कोई भविष्य नहीं है, मैं पूरे बाई कबीले का सफाया कर दूंगा। लिन फैंग के शब्दों ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। वह पूरी तरह निर्दयी था। वह बाई कबीले के हर सदस्य को तब तक मारने की योजना बना रहा था जब तक कि कबीले का पूर्ण विनाश न हो जाए। लिन फैंग ने जो कहा था उस पर किसी को कोई संदेह नहीं था। उसने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया था। उसके पैरों के नीचे खून के तालाब में कई शव पड़े थे जो बाई कबीले के सदस्यों के थे। लिन फैंग को नाराज करने का परिणाम मृत्यु होता था। उन लोगों के लिए कितना दुख की बात है जिन्होंने उसे नाराज किया। नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातें याद रखूंगा। वह धीरे से मुड़ा और वहां से जाने लगा। वह अचानक एक बवंडर में बदल गया, मुड़ा और पूरी गति से लिन फैंग की ओर झपटा। वह बेहद फुर्तीला था। लिन फैंग आश्चर्यचकित था। वह पहले से ही उस व्यक्ति की ऊर्जा को अपने शरीर पर महसूस कर सकता था। लिन फैंग ने बचने की कोशिश की लेकिन वह घायल होने से नहीं बच सका। लिन फैंग के चेहरे से खून बह रहा था। नीले कपड़े पहने उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें किसी दिन जरूर मार डालूंगा। फिर वह मुड़कर जाने लगा। भीड़ को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुम मरना चाहती हो? एक ठंडी और क्रोधी आवाज ने चिल्लाकर कहा। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। यह मेन किंग थी। उसके शरीर से एक अत्यंत ठंडी ऊर्जा निकली और वह पल भर में सबकी नजरों से ओझल हो गई। उसी क्षण नीले कपड़े पहने जो व्यक्ति जा रहा था अचानक रुक गया। वह भयभीत लग रहा था। उसके बगल में अचानक एक अत्यंत ठंडी ऊर्जा प्रकट हुई। फिर वह भागने के प्रयास में पूरी गति से आगे बढ़ा। उसके मन में बस एक ही बात बची थी, भाग जाना। बर्फ का दिल। मेन किंग के शरीर से सफेद बर्फ निकली और नीले कपड़े पहने उस आदमी की ओर तेजी से बढ़ी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंग जमने लगे हों। खांसी। उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन वह जम चुका था। उसके आंतरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचा था। वह उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह बस अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। ये लड़की बहुत शक्तिशाली थी।